प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल शिवकुल एक मंच पर। तो आज हमारा जो विषय होगा, आज हम इतिहास हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। और आप सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हम हिस्ट्री में बात कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री की या आधुनिक भारत की, जिसकी आपकी पहले 3 या 4 वीडियोस आ चुकी हैं। और आज हम और बात करेंगे और हमारा टॉपिक चल रहा है यूरोपियों का भारत आगमन। अब आप सब जानते हैं कि जो हमारा आधुनिक भारत है, आधुनिक भारत में जो आपकी 5 जो है शक्तियाँ भारत में आई और जिन्होंने भारत में व्यापार किया, तो कौन कौन से थे वो 5 लोग। अगर मैं उनके बारे में बात करना चाहूँ तो सबसे पहले भारत में आपका आए थे पोर्टुगीज़, दूसरे आपके डच थे, तीसरे आपके ब्रिटिश, और ये तीनों आप जानते हैं कि हम इन तीनों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। नंबर 4 पर आपके डेन कंपनी भारत में आई और नंबर 5 पर आपके फ्रांसीसी भारत में आए। तो इस तरीके से 5 कंपनी आई। आज हम इन दोनों के बारे में, इन दोनों व्यापारिक कंपनियों के बारे में बात करेंगे। दोनों छोटे छोटे टॉपिक हैं, बहुत ज़्यादा बड़े टॉपिक्स हैं नहीं, तो इसलिए आज हम इन दोनों के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम पुर्तगालियों का भारत आगमन, डचेस का भारत आगमन और आपका ब्रिटिशर्स का भारत आगमन, इन तीनों के बारे में हम बात कर चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं, है ना। तो आज हम देखेंगे डेन कंपनी की, डेन कंपनी भारत में किस प्रकार से स्थापित हुई और किस प्रकार से आपकी गई है। चलो खैर, अब हम बात करेंगे डेन और ब्रिटिश के बारे में। तो पहले हम देख लेते हैं डेन। तो अगर मैं बात करता हूं आपकी डेन कंपनी की, तो आप ये ध्यान रखेंगे एक्चुअल में क्या है कि डेन बहुत लंबे समय तक भारत में नहीं रहे, लगभग 129, 130, 129, 130 ईयर के आसपास तक आपके रहे। और जो डेन थे आपके, इनका अगर मैं समय की बात करूं तो एक्चुअल में डेन कंपनी 1616 से 1616 से 1745 तक रही है आपकी। एक तो आप ये ध्यान रखेंगे। अब ये कैसे रही, कहानी क्या हुई, इसकी कहानी ऐसे शुरू होती है कि जब यूरोपीय जो भारत में अपना व्यापार कर रहे थे, तो आसपास के सभी देश जो है इस बात को महसूस करते थे कि यहाँ से जो ब्रिटिशर्स हैं या जो पुर्तगाली हैं, पोर्टुगीज़ हैं या फिर आपके जो डचेज़ हैं, वो आपका बढ़िया मुनाफा कमा रहे हैं। तो सारे लोग लगभग आने की कोशिश करते थे। उनमें से कोशिश डेनों ने भी की। और जो डेन्स थे या डेनमार्क के जो लोग थे, पहली बात तो डेनमार्क के निवासी हुआ करते थे। अब इस यहाँ पर एक व्यक्ति था जिसका नाम था डी हस्तमान। तो इस डी हस्तमान ने 1616 में व्यक्ति का नाम ध्यान रखेंगे, डी हस्तमान। इसने आपका जो है डेन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की, डेन ईस्ट इंडिया कंपनी। तो आपकी कंपनी की शुरुआत होगी 1616 में। पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, इनकी कंपनी आपकी कब शुरुआत हुई थी, तो 1616 में शुरू हुई थी। इसके 4 साल बाद पहली फैक्ट्री लगेगी इनकी। अब तो 1620 में जो डेन की पहली फैक्ट्री थी, या डेनों की पहली फैक्ट्री, चलो मैं केवल फैक्ट्री लिख देता हूँ चूँकि पहली ही होगी ये, तो आपकी 1620 में लगी है। अच्छा, 1620 में आपकी लगी है, या आपकी त्रावणकोर में लगी है। और त्रावणकोर में लगी थी, त्रावणकोर जिसको त्रैंकोवार भी कहा जाता है, केरल, ये केरल में आपका पड़ता है। तो ये इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन बन सकता है कि डेन की पहली फैक्ट्री आपकी कहाँ पर लगी। एक्चुअल में कई बार आपके ऑप्शन में ऐसे आता है, आपका एग्जामिनर क्या करता है, यहाँ पर एक साइड में आपका कॉलम देता है, आपको मैचिंग करना, मैच द फॉलोइंग्स। तो 4 या 5 आपकी शक्तियों के नाम लिखेगा, यूरोपियन के नाम, और इधर आपकी रम्बल जम्बल में उनकी आपकी कंपनीज दे देगा। तो आपको कई बार मैचिंग करने के लिए आ जाता है कि पहली फैक्ट्री किसकी कहाँ थी और पहली कंपनी इसकी कब स्थापित हुई। कंपनी फैक्ट्री में डिफरेंस है, ये ध्यान रखें। कंपनी का मतलब होगा कि ऑन पेपर किस कंपनी की स्थापना हो रही है, जबकि फैक्ट्री का मतलब है पहला प्लांट लगाना, एक तरीके से अगर आप बात करना चाहें तो। इसीलिए ध्यान से देखो, पहली फैक्ट्री इनकी 1620 में है, जबकि इनकी कंपनी 1616 में है। इसके बाद 1676 में इनकी दूसरी फैक्ट्री लगी है आपकी, फिर लंबे समय बाद 1676 में इनकी फैक्ट्री लगी है दूसरी, और दूसरी फैक्ट्री इनकी सेरामपुर में लगी है, जो कि पश्चिम बंगाल में, उस समय तो केवल बंगाल था, सेरामपुर बंगाल। अच्छा, यहाँ से प्रश्न ये भी बन सकता है कि जो डेन थे, इनकी बंगाल की पहली फैक्ट्री सेरामपुर में है,
केवल बंगाल में अगर पूछेगा, बंगाल में पहली फैक्ट्री सेरामपुर में है, जबकि सेरामपुर की फैक्ट्री पूरे भारत के हिसाब से आपकी दूसरी फैक्ट्री इनकी ये हो जाएगी। अब ये भारत से अधिकतर किसका व्यापार करते थे, सवाल बहुत आता है, तो ध्यान रखेंगे डेन भारत से अधिकांश व्यापार करते थे, चाय का व्यापार। और भारत के अलावा अगर ये किस और देश से व्यापार करते थे, तो इनके व्यापार दो देश से चलते थे, भारत प्लस चीन। तो दो देशों से डेन जो अपना व्यापार किया करते थे। इसके बाद 1745 में हुआ क्या, 1745 में जो डेन की कंपनी थी वो ब्रिटिशर्स ने खरीद लिया, अंग्रेजों ने खरीद लिया, ब्रिटिश ने खरीद लिया। तो बस अब ब्रिटिश ने खरीद लिया तो फिर आपका वापस चलेगा, इसलिए लिखा था कि 1616 से 1745 तक रहे। इनके बारे में बहुत अधिक पढ़ने के लिए नहीं है, इनके युद्ध भी आपके नहीं हुए, क्योंकि आपका ये व्यापारिक कंपनी थी, पूरी की पूरी व्यापारिक कंपनी को खरीद लिया गया। तो युद्ध का या किसी भी संधि का होना आपका जो है अस्तित्व में ही नहीं आएगा। इस वजह से आप ध्यान रखेंगे। बहुत छोटा सा टॉपिक था आपका डेन, आप इसको उतारें, इसके स्क्रीनशॉट लें। इसके बाद हम देखेंगे आपका फ्रांसीसी भारत में कैसे रहे। अब फ्रांसीसियों की कहानी थोड़ी बड़ी है, और ब्रिटिशर से या अंग्रेजों से जो बड़ा संघर्ष करेंगे वो आपके पुर्तगालियों से भी अधिक आपके फ्रांसीसी करेंगे। तो अगर मैं बात करना चाहूँ फ्रांसीसी की, पहली बात अगर फ्रांसीसी की बात करें तो आपके 1664 से 1956 तक आपके रहे हैं आज़ादी के बाद तक। 1664 से 1956 तक। एक तो आपका इनका लंबा समय है, लगभग आपका 290 साल का आपका समय बैठता है इनका, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे, लगभग बात करें तो 200-300 साल का आपका बड़ा समय इनका है। तो खैर अब देखते हैं इनके यहाँ कहानी कैसे हुई। तो पहले तो ध्यान से समझेंगे आपका जो 1664 चल रहा है, इस 1664 के आसपास के समय में लगभग भारत में औरंगजेब है उस समय, है ना। 1658 से औरंगजेब आपका रहता है 1707 तक, 1707 तक रहता है औरंगजेब। और फ्रांस की बात करो तो वहाँ पर आपका व्यक्ति है लुई 14वां, लुई 14 का राजा था, उसका मंत्री हुआ करता था कालवर्ट। तो बस उस कालवर्ट ने ही फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी, जिसका आपका नाम द इंडस ओरिएंटल कंपनी हुआ करता था। तो चलो अगर बात पूछे तो आपसे कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, तो ध्यान रखेंगे 1664 में जो आपका लुई व्यक्ति हुआ करता था, है ना। और लुई 14वां ये बहुत आपका प्रसिद्ध राजा हुआ, लुई 14वें के मंत्री, और मंत्री का आपका नाम था कालवर्ट, ने स्थापना की थी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो सन ध्यान रखेंगे कब हुई थी स्थापना। अब ये ध्यान रखिए जो आपकी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसका जो नाम था द इंडस ओरिएंटल कंपनी भी था, इसको ही कहा जाता था द इंडस, या इंड से भी है ओरिएंटल कंपनी। इस तरीके से इनकी कंपनी की स्थापना हुई 1664 में। इसके 4 साल बाद आपका क्या होता है, 3 साल बाद आपका 1667 में एक व्यक्ति हुआ करता था फ्रांसिस या फिर आपका फ्रैंक कैरो। तो ये भारत आया। अब इसकी कहानी को आप जरा ध्यान से समझेंगे तो 3 साल बाद आफ्टर 3 ईयर्स 1667 में व्यक्ति है फ्रांसिस कैरो, या फ्रैंक कैरो भी कह सकते हैं, फ्रांसिस कैरो। ये आपका भारत की यात्रा पर आ रहा है, लेकिन इसके साथ कहानी क्या हुई, बाकी लोग तो कैप ऑफ गुड होप, मतलब जो कि आपका दक्षिण अमेरिका में पड़ता था, आपका दक्षिण अफ्रीका में पड़ता था, वहां पर अटक जाते थे। ये जाकर के आपका मेडागास्कर पहुंच गया, धोखे लग गए, इसे रास्ता भटक गया और आपका पहुंच गया मेडागास्कर।
अब मेडागास्कर भी आपका आपका अफ्रीका में ही है ना, दक्षिण अफ्रीका का आपका द्वीप है। जब आपको दक्षिण अफ्रीका पढ़ाया जाएगा तब आपका बताया जाएगा। अब ये मेडागास्कर पहुंच गया, तो इसके बाद की आपकी कहानी क्या हुई, वहाँ पर मेडागास्कर में हुआ क्या, मेडागास्कर में आपका फ्रांसिस कैरो है, तो मेडागास्कर में जो फ्रांसिस कैरो था, फ्रांसिस कैरो, इसको एक व्यक्ति मिला, ठीक, जिसका नाम था मरकरा। अब इसको एक व्यक्ति मिला मरकरा। अब ये मरकरा कौन था, ये अर्मेनिया का निवासी था, है ना, जॉर्जिया के पास अर्मेनिया पड़ता है। अब ये ध्यान रखेंगे, जो फ्रांसिस कैरो था ये एक्चुअल में भारत आ रहा था, लेकिन ये मेडागास्कर पहुंच गया। मेडागास्कर में से एक व्यक्ति और मिल गया, मरकरा, जो कि अर्मेनिया का निवासी था। ये सारे नक्शे, सारे रास्ते, सब रूट्स को जानता था। तो इन दोनों की मित्रता हुई, और मित्रता होने के बाद फ्रांसिस कैरो मरकरा की सहायता से भारत पहुंचा, और साथ ही साथ मरकरा इंडोनेशिया चला गया। तो ये प्रश्न भी एग्जाम में आया है कि फ्रांसिस कैरो जो कि फ्रेंच का निवासी था, भारत में पहली बार यात्रा पर आया, तो उसकी सहायता किसने की, तो ध्यान रखेंगे जैसे वास्को डी गामा की सहायता अब्दुल मजीद ने की थी, वैसे ही फ्रांसिस कैरो की सहायता आपकी मरकरा ने की थी। अब ये फ्रांसिस कैरो भारत में आ गया। भारत में आने के बाद 1668 में नेक्स्ट ईयर इसने अपनी पहली फैक्ट्री खोली है, और आपकी सूरत में पहली फैक्ट्री खोली। तो इसकी पहली फैक्ट्री, ध्यान रखेंगे, कंपनी 1664 में है, और पहली फैक्ट्री इनकी 1668 में ओपन हो जाएगी। ध्यान रखेंगे 1668 में पहली फैक्ट्री, और ये पहली फैक्ट्री आपकी खुलेगी सूरत में। बस यहीं से झगड़े की जड़ शुरू हो जाएगी। आपको ध्यान हो तो अंग्रेजों की फैक्ट्री भी सूरत में ही, अंग्रेजों की दो फैक्ट्री थी, एक तो मसूलीपट्टनम में पुर्तगाली हुआ करते थे, पोर्टुगीज हुआ करते थे, तो उनके युद्ध हुए थे, और दूसरी फैक्ट्री आपकी कहाँ पर थी, आपके सूरत में। और उसी सूरत में जाकर के, जो कि वर्तमान में गुजरात में है, जो उस समय सौराष्ट्र कहा जाया करता था, उस समय इनकी जो है फैक्ट्री खुल गई। लेकिन इतना होता तो ठीक था, अगले साल की कहानी इससे भी भयावह हुई, और 1669 में इस फ्रांसिस कैरो ने ही दूसरी फैक्ट्री भी खोली, और ये आपकी कहां पर खोली, इस कहानी को भी ध्यान रखें, मसूलीपट्टनम में, या मसूलीपट्टनम, अच्छा मसूलीपट्टनम है, इसको सही करके मैं लिख देता हूं आपका, मसूलीपट्टनम। अब ये इनकी दूसरी फैक्ट्री खुल गई, ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। अब दोनों कहानी वही हो गई, अंग्रेजों की फैक्ट्री पहली यहाँ पर थी, दूसरी यहाँ पर थी, हालांकि ये आपकी बंद हो गई थी, ये वाली आपकी लगातार चलती रही थी। आप इसके बारे में जानते हैं, बहुत अच्छे से आपको बताया गया था। अब ये कहानी हो गई, तो अब आगे इसी वजह से अंग्रेजों के फ्रांसीसियों के आपके युद्ध भी होंगे, उनके बारे में चर्चा करेंगे। 3 आपके युद्ध हैं, है ना, आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, जिनको कर्नाटक युद्ध भी कहा जाता है, उसके लिए थोड़ा रुकें, लेकिन इससे पहले आपको कहानी बता देता हूँ। अब आगे क्या हुआ, फिर इसके 3 साल बाद 1672 में तो फ्रांसीसी गवर्नर आया, जिसका आपका नाम था फ्रांसिस मार्टिन। उस मार्टिन ने शेर खान लोधी से वेलिकोंडपुरम को जीत लिया। तो ध्यान रखें 3 साल बाद 1672 में एक इनका गवर्नर आपका आया, फ्रांसिस मार्टिन। इसने क्या हुआ, इसने एक व्यक्ति था जिसका नाम था शेर खान लोधी, वेलिकोंडपुरम जीता। और वेलिकोंडपुरम को जीत करके वहां पर एक आपका उसका नाम रख दिया पौंडीचेरी, जिसको वर्तमान में पुदुचेरी कहा जाता है। पौंडीचेरी वर्तमान इसका नाम है आपका पुदुचेरी। तो इस तरीके से पुदुचेरी की स्थापना का प्रमाण आपके यहीं से माने जाते हैं 1672 से। अब इसके बाद इस 2 साल बाद यहीं पर आपका जो है, अब 1674 में इसी पुदुचेरी की बात चल रही है, मैं आगे बात नहीं बढ़ा रहा, फिलहाल आपका 1664 में 74 में यहाँ पर फ्रांसिस मार्टिन ने एक आपका किला बनाया था, लुई का किला या लुई फोर्ट।
क्यों बनवाया था? जाहिर सी बात है ये आपके लुई 14 के प्रतिनिधित्व करते थे सारे लोग, तो लुई की याद में इन्होंने अपना पहला किला बनवाया था, लुई का किला। तो ये भी पूछा जा सकता है कि लुई का किला किसने बनवाया, तो जाहिर सी बात है फ्रांसीसियों ने ही बनवाया था। कब बनवाया था? 1674 में बनवाया था। और कहाँ पर बनवाया था? तो पौंडीचेरी या वेलिकोंडपुरम में बनवाया था। और किसने बनवाया था पर्टिकुलर? तो फ्रांसिस आपका जो है मार्टिन ने बनवाया था। इसके बाद 1672 में इसने ही आपका सेंट थॉमस जो कि आपका पड़ता था मद्रास में, उसको जीत लिया। हालांकि बाद में उस पर डचों का कब्जा हो गया। चलो ये पॉइंट भी आपके सामने लिख दिया जाएगा। तो अगले साल नेक्स्ट ईयर 1673 में जो है फ्रांसीसियों ने आपका मद्रास में एक किला पड़ता था आपका सेंट थॉमस या सेंट थॉमे जो कि आपकी मद्रास में है, ये जीत लिया, इस पर कब्जा कर लिया। लेकिन कब्जा करने के बाद इस क्षेत्र में आपके जो डेन थे, डेन लोग आपके हुआ करते थे। और जब डेन लोग डच आपके हुआ करते तो डचों ने इस पर अधिकार कर लिया। ये एक्चुअल में 1673 में आपका जीत तो इन्होंने लिया, लेकिन बाद में ये डचों ने इनसे हड़प लिया या छीन लिया। तो आप ये भी पॉइंट ध्यान रख सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से आपके डचों से भी कुछ आपके विवाद हुए फ्रांसीसियों के। फ्रांसीसी बड़ी शक्ति थी, आप ध्यान रखेंगे, फ्रांसीसी शक्ति को आप इग्नोर नहीं कर सकते। चलो खैर आगे बात करेंगे। अब इसके बाद आपका कहानी आपकी आती है फिर आपके लगभग 1690 में। तो 1690 में बंगाल का गवर्नर हुआ करता था जिसका आपका नाम था शाइस्ता खां। तो शाइस्ता खां से इन लोगों ने चंद्रनगर में व्यापार करने की अनुमति ले ली। चंद्रनगर आपका बंगाल में पड़ता था, तो चंद्रनगर आपकी इंपॉर्टेंट जगह थी। जैसे अंग्रेजों ने आपकी कासिम बाजार में ली थी आपकी, तो इन्होंने आपकी चंद्रनगर में ले ली। तो ये अनुमति कब ली गई थी? तो आप ध्यान रख सकते हैं 1690 में फ्रांसीसियों ने शाइस्ता खां से, शाइस्ता खां बंगाल का गवर्नर था, आपको ध्यान आ रहा होगा। इस शाइस्ता खां के बुज़दिली के बड़े किस्से हैं महाराणा प्रताप के साथ, है ना, तो ध्यान रखेंगे। चलिए खैर वो बात हम कभी करेंगे जब आपको पढ़ाया जाएगा। तो शाइस्ता खां से जो है 1690 में फ्रांसीसियों ने शाइस्ता खां से चंद्रनगर में व्यापार की अनुमति ले ली। चंद्रनगर में व्यापार, और एक चंद्रनगर आपका पड़ता था बंगाल में। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद अगली कहानी पर चलो इसके आगे देखते हैं। हम देखो 1673 में डचों ने आपका जो है फ्रांसीसियों पर हमला किया एक बार, है ना, तो इनसे आपका सेंट थॉमस जीत लिया। अब आगे की कहानी और दोबारा से देखेंगे। इसके बाद क्या हुआ 1693 में। अब इस 1693 में इन डचों ने फिर दोबारा फ्रांसीसियों से टक्कर ली, और टक्कर लेते हुए फ्रांसीसियों को बुरी तरह परास्त कर दिया। और कंडीशन आपकी इतनी बुरी हो गई कि 1693 में जो डच थे, इन डचों ने इन फ्रांसीसियों से आपका जो पौंडीचेरी था, पौंडीचेरी जीत लिया। अब पौंडीचेरी आपका एक्चुअल में किसके पास था? फ्रांसीसियों के पास था। अभी जो वेलिकोंडपुरम की स्थापना, वेलिकोंडपुरम जो आपका लिया गया था शेर खान लोधी से, तो अब ये जीत लिया। हालांकि जो है एक संधि हुई थी आपकी, आपने संधि का सबने नाम सुना होगी, रिजविक की संधि 1697 में। 1697 में आपका ये वापस भी आ गया था। चलो मैं इसमें लिख देता हूँ, ब्रैकेट में इसको लिख दिया जाएगा। 1697 में जो रिजविक की संधि हुई, ट्रीटी ऑफ रिजविक की संधि से वापस आ गया। तो ये ध्यान रखेंगे, जो फ्रांसीसी थे, फ्रांसीसियों के अंग्रेजों से तो आपके युद्ध हुए ही हुए, जो भी थोड़ी देर में पढ़ेंगे 2-4 मिनट बाद। आपके जो कर्नाटक के 3 युद्ध हुए आपके, लेकिन इनके युद्ध आपके डचेस से भी हुए। डचेस ने भी इनको भरपूर बड़ी मात्रा में आपकी टक्कर दी थी, है ना, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं बात। चलिए खैर इसके बाद देखेंगे। अब इसके बाद आपकी फ्रांसीसियों की शक्ति बढ़ती चली गई। फ्रांसीसियों ने केवल भारत ही नहीं बल्कि 1720 में 1720 में मॉरिशस पर अधिकार कर लिया पूरा का पूरा। इसके बाद 1725
1745 में मालाबार तट जो भारत का है वहाँ पर आपका एक जगह है माहे पर अधिकार कर लिया। 1739 में इन्होंने आपका कराकाइल पर अधिकार कर लिया। अब ये लगभग दक्षिण भारत को अपने पूरे आगोश में ले रहे हैं, और ऐसी कंडीशन में सबसे ज़्यादा जो व्यापार पर फर्क पड़ा वो अंग्रेजों के व्यापार पर फर्क पड़ा, क्योंकि इससे पहले आपके पुर्तगाली ऑलरेडी आपके धीरे धीरे अंग्रेजों से परास्त हो रहे हैं। डचेस को आपका जो है अंग्रेज खरीद ही चुके हैं, डचेस से वैवाहिक संबंध स्थापित हो चुके थे। इधर डेन थे, डेन की कंपनी को खरीद लिया गया है ना 1745 में, तो उनका व्यापार भी बहुत ज़्यादा नहीं है 1740 तक आते आते। अब कहानी ये हुई कि भारत में केवल 2 कंपनीज ही ऐसी रह गई जो ज़्यादा व्यापार कर रही हैं। एक तो आपके कर रहे हैं जो है अंग्रेज ब्रिटिशर्स, और एक आपके कर रहे हैं फ्रांसीसी। अब और मज़े की बात क्या है, यहाँ पर 2 पॉइंट निकलेंगे। अब इसी के साथ हम आपका पढ़ेंगे आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध या फिर आपके कर्नाटक युद्ध। तो चलो जरा ध्यान से देखेंगे, तो हमारी हेडिंग होगी अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बैटल, इसको हम कहेंगे आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध। आंग्ल मतलब आपका अंग्रेज, आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, या फिर आप इनको कह सकते हो बैटल ऑफ कर्नाटक, कर्नाटक के युद्ध। ये इतिहास प्रसिद्ध युद्ध हैं आपके। अब देखो यहाँ से कहानी क्या क्या बनती है। पहले अगर मैं इनके कारण की बात करूँ तो ध्यान रखेंगे आपके कर्नाटक का युद्ध नहीं है बल्कि कर्नाटक के युद्ध हैं। इसमें 3 युद्ध आपके आते हैं, है ना। एक आपका ग्रुप ऑफ बैटल है ना, ये युद्धों का समूह है। अब हुई क्या, इनके कारण क्या थे। देखो 2 कारण थे, इनके 2 कारणों को आप बहुत ध्यान से समझेंगे। अगर मैं आंग्ल फ्रांसीसियों के युद्धों की बात करूं तो युद्ध हुए क्यों थे, इन युद्धों का आपका 2 कारण थे। पहला कारण तो क्या था, पहला आपका था व्यापारिक कारण, व्यापारिक कारण, या जिसको आप कह सकते हो आर्थिक कारण। आर्थिक कारण क्या भाई, पहली बात तो आप ये समझिए कि जो आपके अंग्रेज थे, अंग्रेज फ्रांसीसियों से पहले भारत में आए थे, और अंग्रेजों ने 2 जगह अपनी फैक्ट्री लगाई, पहली मसूलीपट्टनम में और दूसरी आपकी जो मुख्य फैक्ट्री लगी, जिसको पहली फैक्ट्री ही कहा जाता है अधिकांश, सूरत में लगी। अब दूसरी बात फ्रांसीसी है, फ्रांसीसियों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में लगा ली, दूसरी मसूलीपट्टनम में लगा ली। तो जाहिर सी बात है जो फ्रांसीसी हैं वो अंग्रेजों के व्यापार को ओवरलैप करेंगे, उनके व्यापार में आपके सेंध लगाएंगे, और ये सेंध अंग्रेजों को, ब्रिटिशर्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, और बस इसी वजह से दोनों में संघर्ष होना लाजमी हुआ। तो पहला कारण तो आपका हो गया व्यापारिक कारण या आर्थिक कारण। आर्थिक कारण के भी मुख्य बिंदु क्या हो गए, दोनों की फैक्ट्री सूरत और मसूलीपट्टनम में होना इनका मुख्य कारण हुआ। और जो दूसरा मुख्य कारण था, जो कि आपका हमें लगता तो आपका पृष्ठभूमि के तौर पर है, लेकिन एक्चुअल में जो पृष्ठभूमि बनाई उस जो है आंग्ल फ्रांसीस युद्ध की, तो कहानी क्या थी। अगर मैं यूरोप की बात करता हूँ, यूरोप में एक आपकी जगह पड़ती है ऑस्ट्रिया, जिसकी राजधानी आपकी वियना है। जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपका इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा ऑस्ट्रिया का। चलो खैर वो तो बाद में बात करेंगे कभी विश्व युद्धों के समय में। तो जो ऑस्ट्रिया था, ऑस्ट्रिया में आपका जो एक साम्राज्य पड़ता था जिसका नाम था हैम्सबर्ग। जैसे भारत में मुगल काल रहा है ना, भारत में आपका गुप्त काल रहा, तो ऐसे ऑस्ट्रिया का साम्राज्य था। यूरोप में ऑस्ट्रिया, और ऑस्ट्रिया पर आपका था हैम्सबर्ग साम्राज्य। अब ये हैम्सबर्ग साम्राज्य कमजोर होना शुरू हुआ। जब कमजोर होना शुरू हो तो इस साम्राज्य पर 2 शक्तियों की नजर पड़ी, जिनमें से एक आपके हुआ करते थे ब्रिटिश और दूसरे आपके हुआ करते थे फ्रांसीसी। अब देखो वही कंडीशन निकल रही है जो आपके भारत में आ रही है। तो ये दोनों हुआ करते थे। अब क्या थे कि ब्रिटिशर्स चाहते थे कि ऑस्ट्रिया पर या हैम्सबर्ग साम्राज्य पर अधिकार ब्रिटिशर्स का रहे, जबकि फ्रांसीसी चाहते थे कि अधिकार उनका रहे। सेम कंडीशन यहाँ पर भी हो रही है। ब्रिटिशर्स चाह रहे हैं कि भारत में व्यापार ब्रिटिश का बढ़े, जबकि फ्रांसीसी चाह रहे हैं भारत में व्यापार फ्रांसीसी का बढ़े। तो बस क्या था, पृष्ठभूमि ने वहाँ से मिल रही थी, यहाँ पर व्यापारिक सेंध इनकी लग रही थी, तो उनको नुकसान हुआ। दोनों के हितों में टकराहट हुई और आंग्ल फ्रांसीसी में 3 युद्ध हमारे पास देखने के लिए बनते हैं। चलो देखते हैं 3 युद्ध। अब मैं तीनों युद्धों को जरा ध्यान से देखेंगे, हम एक लिस्ट बना लेते हैं। तो 3 युद्धों के बारे में अगर मैं बात करना चाहूँ तो पहले तो 3 युद्धों के हम नाम लिखेंगे, कौन कौन से युद्ध हैं। इनके तीनों के नाम आपके अलग अलग हैं।
फिर हम इनके समय की बात करेंगे, आपके समय कब से कब तक हुए, आपके लंबे समय तक आपके युद्ध चलते रहे। फिर हम बात करेंगे आपका इसमें गवर्नर जनरल या सेनापति आपका कौन था। गवर्नर जनरल, मैं केवल चलो गवर्नर जनरल लिख देता हूँ, या फिर आप कह सकते हो उस युद्ध में आपका सेनापति कौन रहा, किसकी तरफ से कौन रहा, है ना। और एक हम देख सकते हैं किसके बीच आपकी क्या संधि हुई, है ना, किस संधि पर आपके खत्म हुए। और एक चीज हम ये भी देख सकते हैं कि इन युद्धों का आपका परिणाम क्या रहा। परिणाम के लिए जगह नहीं बची, कोई नहीं, परिणाम मैं आपको डिक्टेट कर दूंगा, ऐसे ही बता दूंगा। तो ये आपके 3 प्रकार के आपके युद्ध हो रहे हैं आंग्ल फ्रांसीसियों के, जिनको आपको कर्नाटक का युद्ध कहा जाता है। एक्चुअल में आपसे कई बार ऐसे सवाल पूछेगा कि कर्नाटक को युद्ध के मैदान में किसने परिवर्तित कर दिया था, तो ब्रिटिशर्स ने और फ्रांसीसियों ने आपका परिवर्तित कर दिया था। तो पहला जो युद्ध है उसको सेंट थॉमस का युद्ध कहा जाता है। तो जो पहला युद्ध है वो आपका है नंबर 1 बैटल ऑफ सेंट थॉमस, या सेंट थोमे भी कह सकते हो, सेंट थोमे का युद्ध। ठीक, अब जो सेंट थोमे का बैटल है आपका, ये आपका 1746 से 1748 तक चला, 2 साल आपका इसका समय रहा है, 1746 से 1748 तक। तो एक तो आप इसका समय ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, अगर आप इसके गवर्नर जनरल की और सेनापति की बात करें, तो सेनापति यहाँ पर आपका फ्रांसीसी सेनापति आपका डुप्ले और ला बोर्डेने हुआ करता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डुप्ले बहुत खतरनाक व्यक्ति था, डुप्ले प्लस ला बोर्डेने। ठीक, और वर्सेस, ये तो फ्रांसीसी थे आपके, वर्सेस आपके अंग्रेजों की तरफ से आपका बर्नेट और मोर्स थे, 2 व्यक्ति हुआ करते थे। फर्स्ट वन इज बर्नेट एंड सेकंड वन इज मोर्स। तो ऊपर डुप्ले और बोर्डेने आपके फ्रांसीसी थे, जबकि बर्नेट और मोर्स आपके जो है गवर्नर हुआ करते थे अंग्रेजों के। अब बात आई सर इस युद्ध का परिणाम, सॉरी आपकी संधि कौन सी युद्ध आपका समाप्त कहाँ पर हुआ, तो यहाँ पर 1748 में आपकी संधि थी एक्स-ला शापेल की संधि। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक्स-ला शापेल की ट्रीटी, और आपकी कब हुई थी 1748 में, तभी आपका युद्ध समाप्त हुआ। परिणाम क्या हुआ, परिणाम ये हुआ कि इससे भारतीय शासक कमजोर हो गए, भारतीय का जो आपकी ज़मीन थी वहाँ पर युद्ध होते रहे, और साथ ही साथ आपके जो फ्रांसीसी थे इनका प्रभुत्व बढ़ गया, और फ्रांसीसियों ने मद्रास पर कब्जा कर लिया। मद्रास पर कब्जा हालांकि इससे पहले भी फ्रांसीसियों का था, लेकिन बीच में अंग्रेज आ गए थे कुछ समय के लिए, कुछ समय मतलब धीरे धीरे अधिकार करना चाह रहे थे, तो पूरी तरीके से अंग्रेजों को लगभग एक तरीके से इन्होंने एकाधिकार प्राप्त कर लिया है अपना। तो ये तो पहला आपका युद्ध था। अब इसके बाद हम बात करेंगे दूसरे युद्ध की, चलो लाइंस बना लेते हैं यहाँ भी। ये परिणाम तो मैंने आपको डिक्टेट कर दिया, भारतीय शासकों का कमजोर होना इसका परिणाम है, और साथ ही साथ फ्रांसीसियों का कब्जा हो जाना पूरे जो है किसमें, मद्रास में। दूसरा जो आपका युद्ध हुआ 1749 से 1754 तक हुआ, जिसको आपको अंबूर का युद्ध कहा जाता है। तो दूसरा युद्ध आपका इनका कहा जाता है बैटल ऑफ अंबूर, अंबूर का युद्ध। ये 1749 से स्टार्ट हुआ और 1754 तक। ठीक, अब ये जो आपका युद्ध हुआ, इस युद्ध की कहानी क्या रही, इस युद्ध में आपका फ्रांसीसी गवर्नर आपका डुप्ले था, यहाँ पर आपका ला बोर्डेने नहीं आया, और डुप्ले बड़ा महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। ध्यान रखें, यहाँ पर आपका फ्रांसीसी गवर्नर आपका डुप्ले हुआ करता था। तो डुप्ले ने 2 भारतीय व्यक्तियों को अपने साथ मिला लिया था, एक का नाम चंदा साहब था और एक आपके नासिर जंग थे। तो इसके साथ एक तो चंदा साहब आ गए थे, चंदा साहब के साथ तो बड़ा गलत किया इन्होंने, कभी कहानी बताई जाएगी पूरी, प्लस आपका नासिर जंग। तो ये तो आपके फ्रांसीसियों की तरफ से थे, हालांकि ये दोनों भारतीय थे। और इनके साथ अगर आप बात करोगे आप अंग्रेजों की, तो अंग्रेज आपका कौन आया था, तो अंग्रेज केवल आपका एक था, अंग्रेजों का आपका प्रसिद्ध गवर्नर हुआ लॉर्ड क्लाइव। तो यहाँ पर आपका आया था क्लाइव। आपको क्लाइव के नाम से एक युद्ध और आपका याद होगा, बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, इसका आपका परिणाम, सॉरी आपका ये युद्ध आपका खत्म कैसा होता है, यहाँ पर पौंडीचेरी की संधि आपकी हुई थी 1755 में, या 54 भी कहीं पर लिखा होता है तो परेशान ना हो। तो यहाँ पर आपकी हुई है पौंडीचेरी की संधि, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी।
1754 या 55, एक्चुअल में तो 55 में हुई थी। अब यहाँ पर हुआ क्या, अब ये ध्यान से देखो, ये इतने लोग मिले आपके, उसके बाद भी क्लाइव जीता है यहाँ पर। तो इस संधि का इस युद्ध का आपका परिणाम क्या होता है, इस युद्ध में पहली बात तो चंदा साहब की हत्या कर दी गई धोखे से, आपका क्लाइव ने चंदा साहब को मरवा दिया। दूसरी बात, नासिर जंग को इस युद्ध में आपका भारी हानि हुई। और तीसरी बात आपकी ये है कि जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों का प्रभुत्व बढ़ गया और इसमें डुप्ले की बुरी हार हुई, करारी हार हुई। और इस वजह से क्लाइव चूंकि अच्छा जीता और डुप्ले आपका बेकार खेला या आपका बेकार लड़ा, तो डुप्ले को हटा दिया गया। डुप्ले की जगह आपका एक फ्रांसीसी गवर्नर आपका आ गया था, गोदहे आपका गवर्नर बन करके आ गया। तो बहरहाल कुल मिलाकर के पहला युद्ध फ्रांसीसियों के पक्ष में था, दूसरे युद्ध के परिणाम पूर्णतः अंग्रेजों के पक्ष में रहे। अब अंग्रेजों का प्रभुत्व बढ़ गया। तीसरा युद्ध होगा जिसको मुख्य युद्ध है, जिसको कहा जाता है बैटल ऑफ वांडीवाश का युद्ध, जो कि 1756 में शुरू हुआ था, 1760 तक चला। तो तीसरे को मैं नाम आपका दे सकता हूं वांडीवाश का युद्ध। वांडीवाश का युद्ध, और जो बैटल ऑफ वांडीवाश था 1756 से 1760 तक चला। ठीक, अब इस युद्ध की भी कहानी आप समझिए, ये ही अंग्रेजों और जो है फ्रांसीसियों के मध्य का फाइनल युद्ध है, अंतिम युद्ध है। यहाँ पर फ्रांसीसी खत्म हो जाएंगे। और अब कहानी आपकी होगी क्या, तो यहाँ पर जो फ्रांसीसी गवर्नर था वो तो था आपका, जिसका नाम था लाली, गवर्नर लाली हुआ करता था, जबकि अंग्रेजों की तरफ से आयरकूट आया था। तो जो युद्ध हुआ था आपका, ये लाली वर्सेस आयरकूट में हुआ था। लाली फ्रांसीसी गवर्नर था, जबकि अंग्रेजों का गवर्नर आपका था आयरकूट। ठीक, अब इस युद्ध में क्या हुआ, इस युद्ध के तहत आपकी पेरिस की संधि थी 1763 में, उसके तहत इसको अंत माना गया, लेकिन कई जगह आपका इसका उल्लेख भी नहीं मिलता। मैं आपके सामने लिख देता हूं, 1763 में पेरिस की संधि हुई थी, 3 साल बाद की गई थी, हालांकि पेरिस की संधि हुई। मुख्य है इस युद्ध के परिणाम क्या हुए, इस युद्ध के परिणाम ये हुए, इस युद्ध के परिणाम आपके बड़े इतने जो है भारत के इतिहास को बदलने वाले हुए, बिल्कुल परिवर्तनकारी परिणाम हुए। और परिवर्तनकारी परिणामों के मुख्य तथ्य ये रहे कि जो फ्रांसीसी थे, फ्रांसीसियों का भारत में अधिकार लगभग समाप्त हो गया और धीरे धीरे वो बिल्कुल खत्म होने की स्थिति में थे। और साथ ही साथ अंग्रेजों का भारत में पूर्णतः प्रभुत्व स्थापित हो गया। अब भारत में जो आपकी 5 शक्तियाँ थी, उन 5 शक्तियों में से आपके केवल अंग्रेज बचे। पुर्तगालियों को अंग्रेजों ने आपका हरा दिया है, उधर आपका डचेस को भी हरा दिया है, डेन को भी हरा दिया है। अंग्रेजों ने भारत में रहने के लिए साम दाम दंड भेद किसी भी नीति का पालन किया। किसी से अंग्रेज बेडारा का युद्ध करते हैं, है ना, जो आपका डचेस से, किसी से आपका वांडीवाश का युद्ध करते हैं फ्रांसीसी से, किसी की कंपनी को खरीद लेते हैं, डेन की कंपनी को, और किसी के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर देते हैं, पुर्तगाली महारानी कैथरीन से राजकुमार चार्ल्स का विवाह हो जाता है। तो ये सारे के सारे नीति अपनाकर अंग्रेजों ने भारत के व्यापार पर कब्जा कर लिया और धीरे धीरे अंग्रेजों का प्रभुत्व बढ़ा। इसके बाद की कहानी क्या हुई, अंग्रेजों ने भारत को लूटने के लिए क्या क्या नीतियां अपनाई, भारत में राज करने के लिए क्या क्या नीतियां अपनाई, तो इसकी चर्चा हम अगली वीडियोज़ में करेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को देखते रहें, लगातार पढ़ते रहें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। बहुत जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ अच्छे टॉपिक के लिए।